बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। वैक्यूम में कूलम्स लॉ क्या होता है, जो आपको मैंने बताया था k q1 q2 बाय r स्क्वायर, यानी दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। ये बहुत अहम चीज है, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके जेई के एग्जाम में आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक कर दी थी। समझ आया? क्लियर है? तो ये जो बच्चों को बहुत छोटा टॉपिक लगता है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया था जिसमें बच्चों ने मिस्टेक कर दी थी। तो अभी आइए समझते हैं। अगर हम लोग क्या कर देते हैं, कोई मीडियम ले लेते हैं। कोई मीडियम, जैसे अपन ने क्या कर दिया, वाटर ले लिया, है ना? अपन ने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर अपन ने क्या कर दिए, दो चार्जेस रख दिए, एक अपना Q1 एक अपना Q2। इनके बीच में डिस्टेंस क्या माना अपन ने? इनके बीच में डिस्टेंस अपन ने R मान लिया। समझ आया? क्लियर? अब क्या, जब अपन क्या करेंगे, ये दो चार्जेस को मीडियम में डाल देंगे, कोई जैसे वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो इनके बीच में जो फोर्स है उसमें क्या बदलाव आएगा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है? अब होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले समझो, यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक Q1 एक Q2 और तीसरा मीडियम। एक Q1 एक Q2 तीसरा मीडियम। जब हम वैक्यूम में बात कर रहे थे तो सिर्फ दो चीजें थी, एक Q1 दूसरा Q2। यहाँ पर जब अपन क्या करते हैं, किसी मीडियम में चार्ज को डालते हैं तो ये चार्ज जो है ना, ये मीडियम को पोलराइज कर देता है। क्या करता है? मीडियम को पोलराइज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसे लोन पैड्स होते हैं उस पर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। आसान भाषा में, अभी हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जब वाटर का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लोन पैड्स की वजह से ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको अपन ने पॉजिटिव माना। समझाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव मान लिया। अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो यहाँ का जो वाटर है ना, आपका H2O है ना, इसमें ये जो आपका ऑक्सीजन है ये इसके तरफ आके अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। कोई ऑक्सीजन यहाँ से आके अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से आके अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई ऑक्सीजन यहाँ से आके अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं मीडियम का पोलराइजेशन। मीडियम में पोलराइजेशन हो जाता है, यानी अगर हम उसको वाटर में रखते हैं तो हमारे पॉजिटिव चार्ज को आसपास आकर के कौन घेर लेता है? नेगेटिव चार्ज घेर लेता है। अब इससे होता क्या है वो आपको समझना है। तो ये हमारा चार्ज Q1 है और ये हमारा चार्ज Q2 है, ये डिस्टेंस R है। Q1 पे Q2 क्या कर रहा था? इधर पे फोर्स लगा रहा था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये वाला फोर्स हमारा क्या है? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। फोर्स Q1 Q2 है ना, ये तो ये बताता है ऑन, और ये क्या बताता है? बाय। समझ में आ गया? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ये इधर फोर्स लगा रहा है। समझ में आ गया? लेकिन ये जो Q1 है इसको नेगेटिव चार्जेस ने घेरा हुआ है ना? तो ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इधर पे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये भी तो खींच रहे होंगे, ये Q2 से भी तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो इधर पे इसकी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी O माइनस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? कम होंगे। तो मीडियम आने की वजह से क्या हो रहा है? मीडियम का पोलराइजेशन हो गया, और मीडियम के पोलराइजेशन होने की वजह से ये सारे नेगेटिव चार्जेस ये Q1 को इधर भी खींच रहे हैं अपनी तरफ। समझ आ रहा है? अपनी तरफ भी खींच रहे हैं। इसको मैं बोलूंगा फोर्स ड्यू टू मीडियम। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो फोर्स ड्यू टू मीडियम ये हमारा हो गया। समझ आ गया? क्लियर है? इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पर देखो ये फोर्स बड़ा है, ये ज्यादा फोर्स होता है, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। ये फोर्स ज्यादा और वो फोर्स क्या है? कम है। तो नेट फोर्स कहाँ होगा बताओ? इन दोनों में से नेट फोर्स आपका ये बनेगा, ये आपका क्या है? F नेट। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो जब अपन ने क्या किया कि दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ था, ये Q1 था, ये Q2 था, तो Q1 पे सिर्फ क्या लग रहा था? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। उसको मान लो तुम 10, कितना मान लो कितना है? 10। तो इस पे सिर्फ क्या लग रहा था? 10 का फोर्स लग रहा था। लेकिन ये वैक्यूम की बड़ा कहानी है, वैक्यूम में ऐसा हो रहा था। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, इनको उठा के मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम में डालने की वजह से मीडियम ने उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। समझ आ गया? कुछ किताबें इसको इंड्यूस्ड फोर्स भी बोलती हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, हमने फोर्स ड्यू टू मीडियम लिख दिया आसान भाषा में। समझ आया? क्लियर है? तो ये दोनों के बीच में फोर्स तो अब भी 10 ही है,
ये इसको 10 से ही रिपल कर रहा है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये इसको पहले भी 10 से रिपल कर रहा था वैक्यूम में, मीडियम में भी 10 से रिपल कर रहा है, लेकिन मीडियम ने 2 का फोर्स लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना हो गया बताओ, 10 - 2 विल बी 8। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो मुझे बताओ कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स वैक्यूम में था वो मीडियम में आने के बाद बदला या नहीं बदला? बहुत बच्चे बोलेंगे बदल गया, नहीं बदला। इन दोनों के बीच में फोर्स पहले कितना था, 10, अब भी कितना है, 10, लेकिन मीडियम ने आकर के क्या कर दिया, उसको कम किया। समझ आ रहा है? तो इसका ये मतलब हुआ कि नेट फोर्स में डिक्रीज हुआ है, लेकिन Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स है उसमें कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, वो तो उतना ही लग रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये चीज का तुमको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। आप अगर एलन के एडवांस की किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, तो वो स्टेटमेंट मैं आपको लिखाऊंगा। तो यहां तक समझ में आ रहा है, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स वैक्यूम में था, मीडियम में रखने पर भी वही है, पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, लेकिन नेट फोर्स चेंज हो चुका है। यहां पर तो 2 ही चीजें थी, ये दोनों, तो नेट फोर्स भी 10 ही था। यहाँ 3 चीजें आ गई, तो यहां पर तो ये 10 ही है, लेकिन तीसरी चीज की वजह से, मीडियम की वजह से नेट फोर्स में कमी हो गई। समझ आ गया? वो 8 बन गया। क्लियर हो गया? तो आई होप मैंने इसको समझाने की कोशिश तो की है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको इसके स्टेटमेंट्स वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसका डायग्राम भी शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसको कैसे करोगे, ये आपका कोई मीडियम है, मैंने आसानी के लिए वाटर मान लिया था, ठीक है, समझाने में आसानी होती है उससे, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह भी पता होता है बच्चों को अक्सर, इस वजह से। तो ये आपका Q1 है, ये आपका क्या है, चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो लग रहा है ये क्या है, ये फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 है, और उल्टे डायरेक्शन में क्या लगेगा, F ड्यू टू मीडियम लगेगा, F इंड्यूस भी बोला जा सकता है, और नेट फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 वाले फोर्स के डायरेक्शन में, ये क्या है आपका नेट है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आई होप मैंने ये पूरी तरीके से आपको समझाया है। अब आप लोग ये याद रखेंगे, दी नेट फोर्स ऑन चार्जेस इन अ मीडियम decreases, but the force on one charge due to another doesn't change, वो चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? doesn't change with the medium। समझ में आ गया? वो 10-8 वाला जो एग्जांपल मैंने लिया है उसे पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। वो एलन की बुक में यही स्टेटमेंट दिया हुआ था, और ये जेई में पूछा गया है। इसमें बच्चों ने गलती कर दी थी, तो याद रखना, नेट फोर्स बदल जाता है, लेकिन 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तुम उसको वाटर में डालो, उसको तुम कहाँ पर, ग्लिसरीन में डालो, कहीं पर भी डालो, एयर में रखो, वैक्यूम में रखो, अगर वो पहले 10 था बाद में भी वो 10 ही रहेगा, लेकिन मीडियम आने की वजह से नेट फोर्स में कमी आ जाती है। समझ आ गया? क्लियर है? अब क्या, अब मुझे तुमको क्या करना है, नेट फोर्स और ये Q1 Q2 वाला फोर्स लिख करके बताना है। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ रही है कि F नेट जो है वो क्या है, F नेट जो है, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए F नेट, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 माइनस क्या हो जाएगा, F मीडियम। क्यों माइनस लिया मैंने, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपका क्या है, F नेट है। बात समझ में आ रही? ये कहाँ पर हो गया, इन अ मीडियम, ये मीडियम में हो गया। वैक्यूम में क्या था, F नेट इज इक्वल टू F ऑन Q1 बाई Q2, यही था, क्योंकि इसमें मीडियम तो था ही नहीं। समझ आ गया? मीडियम में आने के बाद देखो इसमें से कुछ माइनस हो गया, मतलब कम हो गया। समझ में आ गया? इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में फॉर्मूला है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जो किताबों में फॉर्मूला दिया होता है उसमें मैं आपको लेकर के जाता हूँ, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखें ना, ये क्या है, ये फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 और फोर्स ड्यू टू मीडियम। समझ में आ गया? और ये क्या है, नेट फोर्स। तो अब ये क्लियर कर दिया मैंने। अब जो आपको बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है मैं आपको वो बताऊं, वैसे आपको किताबों में नहीं मिलता है, ये आपको बहुत अच्छे लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो डेविड जे ग्रिफिथ पढ़िए, लेकिन इतना आपके पास टाइम नहीं है। कोई बच्चा बहुत ही एंथुसियास्टिक है, कोई टीचर अगर देख रहा है तो वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए डेविड जे ग्रिफिथ पढ़े, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक है।
डेविड जे ग्रिफिथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। ठीक है, चलो तो अब क्या, अब ये हमारे पास क्या है, ऐसा सिचुएशन है Q1, ये Q2, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये ऐसा है अपने पास, ये क्या है बताओ, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, और ये क्या है F मीडियम, और ये क्या है F रिजल्टेंट, है ना, F नेट बोल दो उसको, F नेट। ठीक है ना, अब क्या, F नेट का जो फॉर्मूला आपको बुक में दिया होता है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। F नेट का फॉर्मूला जो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ साथ में यहाँ पर आता है एप्सिलॉन R। ये नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इन मीडियम, नेट फोर्स इन मीडियम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? या फिर ऐसे लिखो, नेट फोर्स ड्यू टू किस पे लगा, Q1 पे लगा, किससे की वजह से लगा, Q2 एंड मीडियम, Q2 और मीडियम की वजह से जो नेट फोर्स बन रहा है उसका फॉर्मूला ये है। ये एप्सिलॉन R क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन R क्या चीज है, ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? या फिर इसका दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर क्या आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आर वगैरह पता है आपको, चार्जेस पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद ये आपको दिया होगा एंड, ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी, जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी क्या है, समझ में आ गया? और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेसिकली ये कंपैरिजन होता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी से मीडियम की परमिटिविटी, यानी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में मीडियम कितना उसको अपोज कर रहा है, इनवर्स डिग्री ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं उसको। और यही आपका के है, देखो ये दूसरा के है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दो के आ गए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यूनिट देख करके तुमको समझना पड़ेगा। समझ आया, क्लियर है? ये के अलग है, ये के अलग है, कूलम कांस्टेंट है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया, क्लियर है? याद रखना, ये आपके पास क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, या के का वैल्यू पुट करो। देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, के क्या बताया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर अपनी जगह पर, Q1 Q2 और इंटू 1/r²। ऐसे करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। समझ में आ गया? और ये जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। समझ में आ गया? तो बुक में आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। मैंने भाई उसकी बाल की खाल निकाल करके तुमको बताई है कि वो सब आया कहाँ से, क्या क्या इसका मतलब होता है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको मैंने समझा दी। क्लियर हो गया? ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये इसकी रेंज है। हो सकता है कोई MCQ में कभी पूछना है एडवांस लेवल के। समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। समझ में आ गया? तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अब जो है न्यूमेरिकल इसके ऊपर होगा, वो अगले सेशन में होगा। हर सेशन में क्या करूँगा, पहले कुछ लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आगे के लेक्चर्स में क्या करूँगा, उसके न्यूमेरिकल्स में आपको समझाऊंगा। समझ में आया, क्लियर है? तो इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, एक नई चीज़ स्टार्ट होगी हमारी। हर कॉन्सेप्ट पे एक एप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। समझ आया, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कुछ आपको नहीं समझा तो हमको बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।